नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, पास आ गए हैं, इसलिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तो मैं एसपी सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, पराशर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशर। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है कुछ ना कुछ आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी से संबंधित मैं इसकी डेफिनेशन पराशरण दाब की और पराशरण की और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो पराशरण क्या है पहले इसको समझेंगे, लेकिन समझने से पहले अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पराशरण। पराशरण दाब और पराशरण। पराशरण क्या है, किसे कहते हैं पराशरण? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, जिसमें क्या होता है, कम सांद्रता वाला द्रव अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर गमन करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे पराशरण। क्या है पराशरण? पराशरण की क्रिया में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बर्तन है रखा हुआ और इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। क्या लगी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है इसमें, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अब अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली वो होती है जो ब्लैक के अणुओं को अपने में से पार हो जाने देती है। ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम, आधे पदार्थों को बाहर निकल ले जाने देती है, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। आधे पदार्थों से मतलब ब्लैक के कणों को या ब्लैक के अणुओं को अपने में से पार निकल जाने देती है, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो मान लीजिए कोई अर्धपारगम झिल्ली लगी है और इधर भी आपने लिक्विड भर दिया है, द्रव भर दिया है, इधर भी भर दिया है। ठीक है, इधर भी भर दिया है। मान लीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है, इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है? अधिक है। क्या है? इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी जो सांद्रता है वो क्या है? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो है, कम है। कैसी है? कम है इधर की सांद्रता। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें से जो कम सांद्रता वाला जो द्रव है, कम सांद्रता वाले द्रव में से विलायक के कण जो हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही जाने लगते हैं। इसी क्रिया को पराशरण कहते हैं। ठीक है, ये अधिक सांद्रता वाला द्रव है और ये कम सांद्रता वाला द्रव है और बीच में क्या लगी है? अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो कम सांद्रता वाला द्रव है, इस कम सांद्रता वाले द्रव में से विलायक के कण किस में से होकर जा रहे हैं? अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम पराशरण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन बोल लेते हैं। वह प्रोसेस जिसमें विलायक के कण, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन करते हैं। किसके द्वारा गमन करते हैं? अर्धपारगम झिल्ली में से होकर, तो उसे हम पराशरण कहते हैं। ठीक है, और पराशरण, इसके बाद हम पढ़ेंगे पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या है? अब ये इसमें पराशरण की क्रिया चल रही है। ठीक है, जो ब्लैक के कण है वो, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। इसका उदाहरण है किशमिश। ठीक है, किशमिश जो है अगर पानी में हम थोड़ी देर डाल दें तो वो फूल जाती है, दूध में डालें थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो वो फूल जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है पराशरण। ठीक है, जो पानी है, ठीक है, उसकी सांद्रता कम है किसकी अपेक्षा? जो किशमिश है, किशमिश के अंदर जो लिक्विड भरा है, मीठा वाला द्रव भरा हुआ है, उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसकी सांद्रता अधिक है और पानी की सांद्रता कम है, पानी डाइल्यूट है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो क्या होता है, पानी उसके अंदर चला जाता है, अर्थात कम सांद्रता वाला जो द्रव है, जो विलायक है, उसके कण हैं कहाँ चले गए? अधिक सांद्रता की ओर। वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और जा किसके द्वारा ने? अर्धपारगम झिल्ली से होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो पराशरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है? देखिए बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, अगर हम इसमें कोई प्रेशर लगा दें, क्या लगा दें? यहाँ से कोई प्रेशर लगा दें, दाब लगा दें ऐसे करके।
अभी जो ब्लैक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ कोई इस तरह से यहाँ से दाब लगा दें, इस झिल्ली पर क्या लगा दें, इस वाले द्रव पर क्या लगा दें, दाब लगा दें, तो दाब किस पर लगेगा, ये झिल्ली पर लगेगा। अर्धपारगम झिल्ली जो है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, उस पर दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर की वजह से क्या है, जो अभी कम सांद्रता वाले ब्लैक के जो कण थे वो अधिक सांद्रता में आ रहे थे, वो जाना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो कब रुके, कब रुके, जब हमने इस पे प्रेशर लगाया। ठीक है, किस पे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा अर्धपारगम झिल्ली पर। तो अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह दाब जिससे पराशरण की क्रिया रुक जाती है, उसे हम पराशरण दाब कहते हैं। ठीक है, या पराशरण को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, पराशरण को, इधर को जा रहा था ब्लैक के कण, इधर को जा रहे थे अधिक सांद्रता की ओर, उसे हम पराशरण कहते हैं। तो पराशरण को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, इस अर्धपारगम झिल्ली पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, पराशरण दाब। क्यों डाला जाता है, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में इससे संबंधित पराशरण दाब निकालने के लिए आता है पेपर में, एग्जाम में सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पराशरण दाब फाइंड करना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है इसका। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के विलयन का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है, हमें पराशरण दाब ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर एटीएम पर के मोल। ठीक, तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आता है एग्जाम में खुद भी सवाल। इसमें जो है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, यूरिया का जो विलयन बना हुआ है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया था, लेकिन हम इसमें जो यूज करेंगे टेम्परेचर वो केल्विन में यूज करते हैं। किसमें, केल्विन में। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको पता है 273 इसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं 273 में। ठीक है, 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 300 क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें इसमें, पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी। पी मतलब पराशरण दाब, पराशरण दाब इसमें ज्ञात करना है हमें। फार्मूला होता है, गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, यहाँ प्रेशर, वी वॉल्यूम है। ठीक है, आर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और टी टेम्परेचर है। हमें यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके आस पड़ोस में जो भी होते हैं उनको हम बराबर के बाद में भेज देते हैं। तो बी इसके बराबर में है पी के, क्योंकि हमें पी की जो वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम, वो अपने पास ही रहता है, वो अपने स्थान पर ही रहता है, वो उधर कहीं नहीं जाएगा। किसको हटाना है फिर, बी को। बी को हम बराबर के बाद में भेज देंगे। चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में इनटू में है, गुणा में है, इसलिए गुणा वाली कोई भी संख्या जब बराबर के बाद में जाती है, इक्वल टू के बाद में जाती है, तो कहाँ पर आ जाती है, अपॉन में आ जाती है। ठीक है, तो पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी फॉर्मूला हो जाएगा हमारे। ठीक, तो ये आ गया हमारा एन अपॉन बी। एन अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास है 1/10, ये पुट कर देंगे यहाँ पर, इंटू कोई साइन नहीं है यहाँ पर, इंटू का लगा देंगे। आर, आर की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 लगा देंगे। फिर कोई बीच में कोई भी साइन नहीं है आर और टी के बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, कुछ नहीं होता है, तो गुणा का चिन्ह होता है। ये आ गया टी। टी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 300 आई है, 300 लगा देंगे। ठीक है, 300 लगा दें, और इसे सॉल्व कीजिए सब लोग फटाफट मेरे साथ साथ। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, और यहाँ पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 4 ही इसके नीचे 0 बढ़ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो पी इक्वल टू हमारा क्या बचा, ऊपर देखिए आप, यहाँ से बचा 821 इंटू 3 अपॉन 1000 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों पहले 3 की और 821 की मल्टीप्लाई कीजिए, 821 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 पंजा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 अपॉन 1000। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई मत करते रहिएगा बहुत देर तक,
ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जब 1 के आगे 0 0 आ जाते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको ऐसे लिख लेते हैं, अर्थात ऊपर वाली संख्या ही इसका आंसर हो जाती है। ठीक है, कैसे आंसर हो जाएगी, देखिए 2 4 6 3, ये पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने जीरो, 1 2 3 3 जीरो, तो 3 के बाद 3 डिजिट के बाद इधर से आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 लगा दिया यहाँ पर पॉइंट हमने। क्यों लगाया 3 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 जीरो है इसलिए। ठीक है, हम डिवाइड करके देखिए यही आंसर आएगा। अगर 1 के आगे 0 0 0 0 आते हैं तो ऊपर वाला ही इसका, जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली जो डिजिट्स होती हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.463 और इसका जो है यूनिट लिख देंगे आप, क्या होती है इसकी, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार बार रिवाइज मारिए, इसका करके देखिए। पहले चैप्टर का 12th केमिस्ट्री में हमारा बिलियन वाला जो चैप्टर है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें ये न्यूमेरिकल है। खूब फटाफट इनका रिवीजन करिए और अच्छे अंक लाइए, धुआंधार नंबर लेकर आइए एग्जाम में, लग जाइए मेहनत से, चिंता ना करो आप। ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर बिल्कुल आएंगे। अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था मेरे पास, सर एग्ज़ाम छोड़ दूँगा। मैंने कहा एग्ज़ाम मत छोड़ो, लग जाओ मेहनत से। 3 दिन पहले आया था और आज दोबारा फिर उसका फ़ोन आया, कह रहा सर अब मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे बहुत समझ में आ रहा है सब कुछ, अब मैं एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप भी ज़रा खूब मेहनत से लग जाइए, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। धन्यवाद।